तो कहानी की शुरुआत में हमें कैप्टन रिचर्ड को दिखाया जाता है जो एक क्लब में गाना गा रहे होते हैं। इसके बाद हमें कैप्टन बेन को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली से बात कर रहे थे। इनकी बीवी इन्हें बताती है कि बच्चे की हालत बहुत खराब है, उनका ऑपरेशन होने वाला है। वो बेन को अस्पताल में आने के लिए भी बोलती हैं, लेकिन बेन मना कर देता है क्योंकि लॉस एंजल्स से शंघाई की तरफ जाने वाली एक फ्लाइट को उसे अटेंड करना था और वो इस फ्लाइट को मिस नहीं कर सकता था। अगले दिन एयरपोर्ट के बाहर हमें डैन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो स्मोकिंग कर रहा था। तभी उसका टेबलेट डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके बाद वो टेबलेट को पावर बैंक में लगाने लगता है। अगर आप ध्यान से देखो तो केबल कटा हुआ था, उसी जगह से एक छोटी सी चिंगारी निकलती है, लेकिन इस चीज को वो ज्यादा सीरियस नहीं लेता। वो टेबलेट के साथ पावर बैंक को भी ऐसे ही अपने सूटकेस में रख देता है। हालांकि चेकिंग के दौरान उससे पूछा जाता है कि सूटकेस में कोई पावर बैंक या बैटरी तो नहीं है, तो डैन यहाँ पर साफ साफ झूठ बोल देता है। इसके बाद हमें एयरपोर्ट पर कोरा और उसके भाई फिन को दिखाया जाता है। इनकी माँ फिन के बॉडी में एक ट्रैकर फिट कर देती हैं और उसे कोरा के फोन से कनेक्ट कर देती हैं। वो कोरा से ये भी कहती हैं कि तुम्हें अपने भाई का ख्याल रखना है। इसके बाद हमें लिसा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। जेसी नाम का एक लड़का था जो सामने से जा करके लिसा से टकरा जाता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है, जो कि लिसा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसी समय यहाँ पर सैम आ जाता है जो जेसी को इस चीज के लिए डांटने लगता है। इन दोनों के बीच में बात आगे बढ़ती उससे पहले ही यहाँ पर जेसी का कोच आ जाता है जो जेसी को समझा करके अपने साथ लेकर के जाता है। अभी तक आपने जितने भी कैरेक्टर को देखा वे सभी लोग लॉस एंजल्स से शंघाई की तरफ जाने वाले हैं और उसी प्लेन में बैठे हुए हैं जिस प्लेन को कैप्टन रिचर्ड और बेन उड़ाने वाले हैं। बेन चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि इस प्लेन में लगभग 257 लोग बैठे हुए हैं। सब कुछ ओके होने के बाद इन्हें परमिशन मिलती है और फिर ये लोग प्लेन को टेक ऑफ करते हैं। प्लेन टेक ऑफ होने के बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। प्लेन के अंदर हमें मैट नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो वीडियो गेम खेल रहा था। जस्ट उसके बगल में बेकी नाम की एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो कि मैट को बताती है कि उसकी भांजी शंघाई में रहती है और कल उसका जन्मदिन है। तभी मैट का डाका भिड़ता है एक जोई नाम के स्टाफ से, जिसे देख करके वो स्माइल करता है और बदले में वो भी स्माइल करती है, जिस पर बेकी उससे कहती है कि वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। जिस पर मैट शर्माते हुए कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। हालांकि बेचारा शर्माते हुए बता देता है कि हाँ, जोई काफी खूबसूरत है। इसके बाद हमें लिसा को दिखाया जाता है जो सैम से कहती है कि तुमने मेरा लेटर क्यों नहीं पढ़ा? मैंने एक लेटर लिख करके तुम्हें दिया था और तुम उसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? जिस पर सैम कहता है कि हाँ ठीक है, जब टाइम मिलेगा तो मैं उस लेटर को पढ़ लूंगा। इतना कहने के बाद सैम खड़ा होता है और कुछ बहाना करके वॉशरूम में चला जाता है क्योंकि वो लिसा के लेटर को अकेले में पढ़ना चाहता था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लिसा और सैम ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि दोनों एक ही टीम के मेंबर हैं। इनके टीम का एक नियम है कि कोई खिलाड़ी किसी के आसपास नहीं जा सकता और सैम तो टीम का लीडर है, बस इसी वजह से वो नियमों का पालन कर रहा है। वो लिसा को बताने से डर रहा है कि वो उससे प्यार करता है। खैर, इसके बाद हमें कोरा के माता पिता को दिखाया जाता है जो प्लेन में ही रोमांटिक होने लगते हैं, लेकिन तभी कोरा अपने माता पिता को ऐसा करते हुए देखने लगती है, जिसके बाद ये दोनों वॉशरूम में जाकर के रोमांस करने लगते हैं। इनके जाने के तुरंत बाद फिन का मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो कोरा के पास जा करके उससे मोम डैड के बारे में पूछता है, जिस पर कोरा कहती है कि मोम डैड पीछे स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गए हैं। फिन को ऐसा लगा कि सच में पीछे के साइड में स्विमिंग पूल है, इसलिए वो चेक करने के लिए पीछे जाता है और दूसरे कैबिन में पहुंच जाता है। दूसरे कैबिन में उसकी मुलाकात मैट से होती है जो वीडियो गेम खेल रहा था। फिन को भी वीडियो गेम काफी पसंद था, इसलिए वो उसके साथ बैठ करके वीडियो गेम खेलने लगता है। अब हादसे की शुरुआत यहीं से होती है। डैन ने जो बैटरी सूटकेस में रखा था ना, उस बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग जाता है और वो आग धीरे धीरे फैलने लगती है। हालांकि बेन को पता भी चल जाता है कि कार्गो में आग लगा है। उसे बुझाने के लिए वो पानी की वॉल को चालू भी कर देता है, लेकिन आग बढ़ गई थी इसलिए वो बुझता नहीं है। इसके बाद कैप्टन रिचर्ड को बुलाया जाता है। जब उन्हें इस बारे में मालूम चलता है तब वो अपने 2 क्रू मेंबर को कार्गो में भेजते हैं आग बुझाने के लिए। 2 क्रू मेंबर नीचे जा करके आग को बुझाने लगते हैं, लेकिन आग लगने की वजह से पट्टा टूट जाता है, जिसकी वजह से बड़ा सा बॉक्स जा करके सामने की दीवार से टकरा जाता है। जोरदार धमाका होने की वजह से प्लेन में छोटा सा छेद हो जाता है। प्लेन में छेद होने की वजह से लोगों को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, लोग हड़बड़ा जाते हैं और उसी समय वो बड़ा सा बॉक्स प्लेन से बाहर आकर के इंजन से टकरा जाती है। इंजन में आग लगने की वजह से प्लेन में एक बड़ा सा होल हो जाता है। प्लेन काफी ऊंचाई पर था और हवा भी काफी तेज था। एक एक करके लोग कुर्सी के साथ में बाहर
फेंकाने लगते हैं। इंजन में आग लगी हुई थी, इसी वजह से वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब जब इंजन ही नहीं चलेगा तो प्लेन आगे कैसे बढ़ेगा। एक इंजन पर ज्यादा लोड बढ़ने की वजह से वो भी डैमेज हो जाता है। एक स्पीड बना हुआ था, उसी स्पीड से प्लेन अपने आप ही आगे जा रहा था। अब अगर पास में कहीं पर जमीन होता तो ये लोग प्लेन को जमीन पर लैंड कर देते, लेकिन प्लेन समुद्र के बीचों बीच में था, इसलिए वो समुद्र में जाकर के क्रैश हो जाता है और चट्टान से टकराने की वजह से प्लेन पूरी तरह से घूम जाता है। प्लेन क्रैश हो जाने के कुछ समय के बाद हमें मालूम चलता है कि प्लेन के 3 हिस्से हो चुके हैं और अगर अभी आप ठीक से देखो तो प्लेन के तीनों हिस्से अलग अलग जगह पर थे। कैप्टन रिचर्ड बेहोश हो गए थे, हालांकि बेन बिल्कुल ठीक ठाक था। दिक्कत बस इतनी थी कि रिचर्ड का पैर बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया था। ये लोग मिल करके पैर को निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। पैर तो नहीं निकल रहा था, लेकिन रिचर्ड को दर्द बहुत हो रहा था। और दूसरी दिक्कत की बात ये थी कि पानी का प्रेशर बढ़ने की वजह से सामने का कांच टूटने वाला था। अगर सामने का कांच टूट गया तो पानी से डूबने की वजह से इन सब की मौत हो सकती है। अब जो प्लेन का बीच वाला हिस्सा था वो एक चट्टान पर जाकर के अटका हुआ था। उसमें भी कुछ लोग जिंदा थे तो कुछ लोग मर चुके थे और कुछ लोगों की तो हालत बहुत खराब हो गई थी। जब सैम को होश आता है तब वो सबसे पहले जा करके लीसा को ढूंढता है, लेकिन सीट पर उसे लीसा नहीं मिलती है। इस पूरे जगह पर लीसा उसे कहीं नहीं दिखाई देती। इसके बाद हमें मैट को दिखाया जाता है जो प्लेन के सबसे पीछे वाले हिस्से में था, जो कुछ इस प्रकार से एक चट्टान पर खड़ा अटका हुआ था। मैट के साथ में फिन भी बेचारा यहीं पर फंसा हुआ था। जब मैट चिल्लाता है तब उसे जोई की आवाज सुनाई देती है। फिलहाल वो भी ठीक ठाक थी। इसके बाद ये लोग बैकी को होश में लाते हैं। तो इस प्लेन के पिछले वाले हिस्से में ये 4 लोग थे जो जिंदा थे। नीचे पानी जमा हुआ था, इसलिए ये लोग प्लेन के ऊपर वाले हिस्से में जाने लगते हैं। इसके बाद हमें लीसा को दिखाया जाता है जो प्लेन के एक छोटे से मलबे पर बैठी हुई थी। वो काफी जख्मी हालत में थी, उसके पैर से ढेर सारा खून निकल रहा था और वो बिल्कुल उसी जगह पर थी जहाँ पर वो प्लेन का बीच वाला हिस्सा पड़ा हुआ था। पानी के प्रेशर से कांच कभी भी टूट सकता था। रिचर्ड के पैर को निकालने के लिए बेन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन रिचर्ड को पता चल चुका था कि अब उसका पैर वहाँ से नहीं निकलने वाला है। पानी के प्रेशर से कभी भी कांच टूट सकता था और अगर ये लोग यहीं पर पड़े रहे तो रिचर्ड के साथ में इनकी भी मौत हो सकती है। इसीलिए रिचर्ड बेन से कहता है कि बचे हुए लोगों की तुम आखिरी उम्मीद हो, तुम्हें जा करके लोगों को बचाना होगा। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया, लेकिन अब तुम मुझे यहाँ पर छोड़ करके यहाँ से जा सकते हो। हालांकि बेन ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या कर सकता है, मजबूरी है। बेन अपने साथ केटी को लेकर के कैबिन से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद बेन को मालूम चलता है कि प्लेन के 2 हिस्से और हैं जो अलग अलग जगह पर पड़े हुए हैं। यहाँ पर हम कोरा को देखते हैं जो केटी के साथ में थी। आखिरी वक्त में रिचर्ड अपनी फैमिली की फोटो निकाल करके उसे देख रहा होता है। उसी समय कांच टूटता है और आगे का कैबिन पूरी तरह से समुद्र में समा जाता है। एक प्रकार से ये लोग प्लेन के एक छोटे से मलबे पर टिके हुए थे। आगे का हिस्सा तो पानी में समा चुका था। इसके बाद हमें कोरा के माता पिता को दिखाया जाता है जो उसी वॉशरूम में जख्मी हालत में पड़े हुए थे जिसमें वो रोमांस कर रहे थे। कोरा के डैड को जैसे ही होश आता है तो वो गेट को खोल देते हैं। यही वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। गेट खुलते ही अंदर पानी भर जाता है और इनकी मौत हो जाती है। इधर बेन केटी को बताता है कि प्लेन के बीच वाले हिस्से में जीपीएस ट्रैकर पड़ा हुआ है। अगर हम वहाँ तक पहुँच करके उसे एक्टिवेट कर देंगे तो रेस्क्यू टीम हमें ढूंढने के लिए आ सकती है। वैसे तो ये काम करने के लिए बेन जाने वाला था, लेकिन केटी उसे मना कर देती है क्योंकि वो खुद जाना चाहती थी। हालांकि कोरा भी उससे कहती है कि मुझे अपने साथ ले चलो क्योंकि उसमें मेरे मोम डैड हैं, जिस पर केटी उससे कहती है कि हम तुम्हारे मोम डैड को ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी मुझे अकेले ही जाना होगा क्योंकि तुम इतनी दूर स्विमिंग नहीं कर पाओगे। इसके बाद केटी स्विमिंग करते हुए प्लेन के बीच वाले हिस्से के पास जाने लगती है, लेकिन तभी कोरा को पानी के अंदर शार्क दिखाई देता है। इसलिए वो जल्दी से चिल्ला करके केटी को इस बारे में बताती है, लेकिन केटी को ठीक से सुनाई नहीं देता। जिसके बाद बेन जल्दी से एक राफ्ट को पानी में फेंकता है जो कि एक बोट की तरह ही काम करती है। कोरा और बेन राफ्ट में बैठ करके केटी के पास जाने लगते हैं। केटी को जब तक समझ में आता तब तक बड़ा सा शार्क उसके करीब आ करके उस पर हमला कर चुका था। हालांकि बेन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता। शार्क उसे पानी में खींच लेता है। हालांकि वही शार्क वापस से बेन पर भी हमला करता है, लेकिन फिर वो जैसे तैसे करके उस शार्क को मार करके यहाँ से भगा देता है। प्लेन के बीच वाले हिस्से में काफी लोग जिंदा बचे हुए थे और ये जो बीच वाला हिस्सा था ना, ये एक चट्टान पर अटका हुआ था जो कि लोड पड़ने की वजह से थोड़ा सा नीचे दब जाता है। जिसके बाद पानी के लहरों से ये लोग समुद्र में गिर पड़ते हैं, लेकिन अच्छा था कि इनमें से किसी को कुछ होता नहीं है। लेकिन सैम को समझ में आ जाता है कि आगे लोड पड़ने की वजह से ऐसा हो रहा
है, इसीलिए वो सभी लोगों को प्लेन के पीछे जाने के लिए बोलता है। लेकिन फिर जेसी इस चीज के लिए साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उस साइड में पूरा पानी भरा हुआ था और भला पानी में जा करके कौन खड़ा होना चाहेगा। इस दौरान दोनों के बीच में बहस होती है और जेसी उसे मारने के लिए भी दौड़ पड़ता है। वो तो अच्छा था कि बीच में एक समझदार आदमी आ जाता है जो इन्हें शांत करता है। जेसी के कोच सभी लोगों को पीछे चलने के लिए बोलते हैं। कोच की बात मान करके पूरी टीम पीछे जाने लगती है। पीछे के साइड में सिर्फ पानी भरा पड़ा हुआ था। ठीक उसी समय लिसा भी हिम्मत जुटा करके पानी में उतर पड़ती है। वो स्विमिंग करते हुए प्लेन के बीच वाले हिस्से में आ जाती है। तभी सैम उसे सही सलामत देख करके बहुत खुश हो जाता है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब यहाँ पर शार्क आ जाती है और वो कोच पर हमला कर देती है। अपने कोच को बचाने के लिए जेसी भागता भी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। शार्क उन पर हमला करके उन्हें समुद्र में खींच ले जाती है। अब इस हादसे की वजह से जेसी को सैम पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सैम कब से सभी लोगों को पानी में जाने के लिए बोल रहा था। उसकी बात मान करके ही कोच पानी में गया था। जेसी को गुस्सा आता है और वो सैम को बजाने लगता है। वो तो अच्छा था कि सही समय पर यहाँ पर बेन आ जाता है, जो जेसी को रोक लेता है। बेन उससे कहता है कि सभी लोगों को जिंदा रहना है, इसलिए अपनी ये हरकत बंद कर दो। जैसे कि आप लोगों ने पहले ही देखा कि प्लेन के पिछले वाले हिस्से में ये 4 लोग जिंदा बचे हुए थे और काफी समय से ऊपर ही पड़े हुए थे। मैट कहता है कि हमें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला, हमें जो करना है ना खुद ही करना पड़ेगा। मैं कोशिश करके एक बार बाहर जाऊंगा और हेल्प लेकर आऊंगा। इसके बाद वो टॉर्च लेता है और पानी में उतर जाता है। बिल्कुल सही सलामत वो पानी के ऊपर भी आ जाता है। लेकिन उसी समय यहाँ पर एक बड़ी सी शार्क आकर के उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है, जो बचे हुए लोगों को समझाता है। वो कहता है कि हम सभी लोगों को वापस अपनी फैमिली वालों के पास जाना है, इसलिए हम सबको एक साथ एकजुट हो करके आगे बढ़ना होगा। हम लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट करना ही होगा। अच्छी बात ये थी कि इस प्लेन में भी राफ्ट पड़ा हुआ था, जिसे वो बाहर निकाल करके पानी में फेंक देता है। इसके बाद वो जा करके जीपीएस ट्रैकर को ढूंढने लगता है। उसे लेने के बाद वो तुरंत उस ट्रैकर को चालू कर देता है। इसके बाद सभी लोग जल्दी से जा करके राफ्ट में बैठ जाते हैं। लेकिन तभी बेन को कोरा कहीं दिखाई नहीं देती। दरअसल वो अपने डैड को ढूंढने के लिए पीछे पानी के साइड में जा रही थी। उसे रोकने के लिए वो जीपीएस ट्रैकर को डैन को दे देता है। कोरा के करीब एक शार्क आ रही होती है। वो तो अच्छा था कि समय पर बेन आ जाता है, जो कोरा को बचा लेता है। लेकिन झटका लगने की वजह से प्लेन का मलबा चट्टान से नीचे गिरने लगता है। पानी के प्रेशर की वजह से कुछ लोग राफ्ट में से समुद्र में गिर पड़ते हैं। डैन भी समुद्र में गिरा हुआ था। वो खुद को बचाने के लिए जीपीएस ट्रैकर को पानी में छोड़ देता है, लेकिन जीपीएस ट्रैकर अभी भी चालू था। जब सभी लोग वापस से राफ्ट पर आ जाते हैं, तब बेन उसके पास जा करके उससे जीपीएस ट्रैकर के बारे में पूछता है, जिस पर डैन कहता है कि वो गलती से पानी में छूट गया। इससे बेन को थोड़ा दुख तो होता है, क्योंकि उसी ट्रैकर की मदद से रेस्क्यू टीम को इनकी लोकेशन के बारे में पता चलता। लेकिन अब आखिरी बार जहाँ पर ट्रैकर गिरा उसी लोकेशन पर हो सकता है कि रेस्क्यू टीम आए। इसके बाद हमें सैम को दिखाया जाता है, जो राफ्ट से थोड़ा दूर हो गया था। पानी का प्रेशर जब इन पर पड़ा तो सैम और जेसी ये दोनों ही दूर हो गए थे। और जब इन दोनों के बारे में बाकियों को पता चला तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जा करके उन दोनों को बचाएंगे। लेकिन वहाँ जाने के लिए डैन राजी नहीं था, वो मना कर देता है। इतना ही नहीं, वो बेन से झगड़ा करने लगता है। वो कहता है कि अब तुम यहाँ के मालिक नहीं हो, तुमने प्लेन खो दिया है। इसके बाद वो बेन को एक थप्पड़ भी मार देता है। बदले में बेन को भी गुस्सा आता है और वो भी पलटवार करता है। इसके बाद सभी लोग मिल करके जेसी और सैम को बचाने के लिए जाने लगते हैं। जेसी को जब होश आता है तब उसे मालूम चलता है कि शार्क ने चारों तरफ से इन्हें घेर रखा है। वो तो अच्छा था कि ये लोग सही समय पर राफ्ट लेकर के आ जाते हैं और इन दोनों को बचा लेते हैं। मैट को गए हुए काफी वक्त हो गया था और अभी तक वो वापस लौट करके नहीं आया था। इन लोगों को पता तो है नहीं, लेकिन हमें पता है कि मैट मारा जा चुका है। इसके बाद जोई भी यहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करती है। वो एक लाइफ जैकेट पहनती है और फिन को पहनाती है, लेकिन बैकी लाइफ जैकेट को पहनने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी। वो इनके साथ जाने से साफ साफ इनकार कर देती है। हालांकि जाने से पहले जोई कहती है कि अगर जिंदगी रही तो मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगी। इसके बाद जोई अपने साथ फिन को लेकर के पानी में चली जाती है और कुछ ही समय के बाद ये दोनों पानी
के सतह पर आ जाते हैं। किस्मत से जोई को एक राफ्ट मिल जाता है जिसे वो जल्दी से खींच करके बड़ा कर देती है। इसके बाद वो फिन को उठा करके उसके अंदर भेजने लगती है, लेकिन तभी पीछे से एक शार्क आ जाता है और वो जोई पर हमला कर देता है। जोई की किस्मत काफी अच्छी थी क्योंकि जिस शार्क ने उस पर हमला किया था ना, उस पर कोई दूसरा शार्क हमला कर देता है। इसी वजह से जोई की जान बच जाती है। इसके बाद वो भाग करके जल्दी से राफ्ट के अंदर आ जाती है, लेकिन जोई का एक पैर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। दर्द की वजह से वो बेहोश भी हो जाती है। इधर जब सभी लोग राफ्ट में बैठे हुए थे तभी इन लोगों को आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है। सभी लोग प्लेन को देख करके चिल्लाने लगते हैं और ऐसे आवाज लगाते हैं जैसे कि अभी वो इन्हें देख लेगा। ऐसा होना बहुत मुश्किल था क्योंकि प्लेन ठीक इनके ऊपर था। और आप ही सोचो कि अगर आप प्लेन में बैठे हुए हो तो आप प्लेन के नीचे कैसे देख पाओगे। दूसरी साइड जिस प्लेन के हिस्से में बैकी फंसी हुई थी उसमें ढेर सारा पानी भर गया था और अब बैकी के बचने का चांस बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि पानी बिल्कुल गले के पास आ गया था। बैकी को पता था कि अब मरना तो है ही, इसलिए वो आखिरी बार अपनी भांजी के पास एक मैसेज भेज देती है। इसके बाद हमें समुद्र के ऊपर हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है। दरअसल ये रेस्क्यू वाले थे जो कि प्लेन के मलबे को ढूंढ रहे थे। इसके बाद हमें समुद्र के बीच में एक बोट को दिखाया जाता है। इन लोगों ने अपने जाल में ढेर सारी मछलियों को पकड़ रखा था। उसी समय इनके रेडियो पर एक मैसेज आता है। इन्हें बताया जाता है कि जिस लोकेशन पर आप लोग हो उसी लोकेशन के आसपास एक प्लेन का हादसा हुआ है, तो अगर हो सके तो जा करके उनकी कुछ हेल्प कर दो। रात हो चुकी थी और सभी लोग राफ्ट में बैठे हुए थे ये उम्मीद लगा करके कि कोई इन्हें बचाने आएगा, और वैसे भी उम्मीदों पर दुनिया टिकी हुई है। वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर इन्हें ढूंढते ढूंढते इनके पास पहुंच ही जाता है, लेकिन वो एक गलती कर रहे होते हैं। उनका एक क्रू मेंबर पानी में उतर रहा होता है, जबकि बाकी के लोग उन्हें पानी में उतरने से मना कर रहे थे, उन्हें रोक भी रहे थे, लेकिन कोई उनकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। वो जैसे ही पानी में उतरता है तभी एक शार्क उस पर हमला कर देती है, जिससे उस आदमी के कई टुकड़े हो जाते हैं। वो आदमी केबल से बंधा हुआ था, इसी वजह से हेलीकॉप्टर भी लपेटे में आ जाता है। हेलीकॉप्टर जा करके समुद्र में क्रैश हो जाता है। इस हादसे की वजह से बहुत से लोग पानी में भी गिर पड़ते हैं। वो तो अच्छा था कि उसी समय यहाँ पर वो बोट आ जाता है, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि वो बोट अब आगे नहीं आ सकता था, क्योंकि ये सभी लोग जहाँ पर फंसे हुए थे ना, वहाँ पर चट्टान था। यहाँ गहराई बहुत कम थी, इसलिए वो बोट यहाँ नहीं आ सकती थी। कहने का मतलब इन सभी लोगों को कैसे भी करके बोट तक जाना था, लेकिन तभी बेन को याद आता है कि कोरा इनके पास है ही नहीं। तभी ये लोग देखते हैं कि कोरा प्लेन के मलबे पर जा चुकी है, लेकिन जब बेन उसे वहाँ पर देखता है तो वो उसे तुरंत बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है। इस दौरान ध्यान देना, जब वो पानी में था तो उसके पीछे बहुत सारी शार्क पड़ी हुई थी, लेकिन वो शार्क से पहले ही प्लेन के मलबे पर चला जाता है। जब वो कोरा के पास जाता है तब उसे मालूम चलता है कि कोरा को उसके डैड की याद आ रही थी। वो अपने डैड के बिना यहाँ से जाना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी बेन जैसे तैसे करके उसे अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। जब वो कोरा को लेकर के पानी में उतरता है तो उसी समय ढेर सारी शार्क इनके पीछे पड़ जाती हैं। शार्क ने इन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। जब इस बारे में जहाज के कैप्टन को मालूम चलता है तब वो उन सारी मछलियों को समुद्र में छोड़ देते हैं जिन मछलियों को अभी कुछ समय पहले उन्होंने पकड़ा था। मछलियाँ छोड़ने के तुरंत बाद सारी शार्क भाग करके बोट की तरफ जाने लगती हैं, क्योंकि उन्हें उन मछलियों का स्वाद चखना था। इस तरह से इन सारे क्रू मेंबर्स की जान बच जाती है। सुबह होते होते सभी लोग सही सलामत बोट पर आ जाते हैं, लेकिन कोरा बहुत मायूस थी क्योंकि उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। लेकिन तभी कोरा को अपने भाई के ट्रैकर का याद आता है और तब उसे ट्रैकर के जरिए मालूम चल जाता है कि उसका भाई कहाँ पर है। इसके बाद कैप्टन जहाज को लेकर के उसी लोकेशन पर जाते हैं जहाँ इन्हें राफ्ट के अंदर जोई मिलती है। वो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, लेकिन तभी उसे होश आता है। उसने फिन को कोने में छुपा रखा था। फिन को जब होश आता है तब वो अपनी बहन को देख करके बहुत खुश हो जाता है। कोरा भी अपने भाई से मिल करके बहुत खुश होती है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।